जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मईशत के हवाले से। पीडीएम की हुकूमत का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में इंतशार फैला रही है और उस सियासी इंतशार की वजह से मौशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस टूट फूट का शिकार है, अपनी सियासी बका के लिए खुद एक जंग लड़ने में मसरूफ़ है और वो दूसरों के साथ फ़िलहाल कोई सियासी लड़ाई मोल नहीं ले सकती। तो अब पीडीएम की हुकूमत के पास क्या एक्सक्यूज़ बचा है कि वो मईशत की तरफ, गवर्नेंस की तरफ तवज्जो ना दे या मईशत और गवर्नेंस की सूरत हाल को बेहतर ना कर सके। 1 साल से ऊपर हो चुका है नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी सियासी जमातों की इस हुकूमत को, लेकिन अभी तक ना तो IMF का प्लान मिल सका है, ना ही मईशत कोई बेहतर सांस लेने में कामयाब हो सकी है। इंडस्ट्रीज रोज़ाना की बुनियाद पे बंद हो रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, मईशत का पहिया बिल्कुल जैम होकर रह गया है। डॉलर की प्राइस इस कदर खौफनाक अंदाज में 320 रुपए तक जा पहुंची कि इसहाक डार साहब को एक बार फिर इंटरवीन करना पड़ा। और आज जब उन्होंने इंटरवीन किया तो जो एक्सचेंज रेट कंपनीज़ के जो ओनर्स है, उन्होंने कहा कि जी कुछ ऐसे अनासिर थे, कुछ ऐसी चीज़ें थीं, कुछ कमर्शियल बैंक के मामलात थे कि डॉलर का रेट बिल्कुल एक आर्टिफिशियली बढ़ गया था। आज कम से कम डॉलर की रेट में 19-20 रुपए कमी तो हुई है, लेकिन अभी भी 300 के करीब डॉलर पाकिस्तान में ट्रेड कर रहा है और ओपन मार्केट में अभी भी डॉलर का मिलना नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल बना हुआ है। तो ये कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 1.25 साल का प्रोसेस हो चुका है पीडीएम की हुकूमत को। क्या वजह है कि मईशत का कोई सिरा इनके हाथ में नहीं आ रहा और क्या मईशत की तमाम तर उम्मीदें IMF के प्लान से ही वाबस्ता हैं? क्या इसके अलावा और कोई इस्लाहात नहीं हो सकती, कोई और इकनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हो सकती कि जिनकी बुनियाद पे कम से कम मईशत का पहिया चलना शुरू हो जाए, कम से कम इंडस्ट्रीज चलना शुरू हो जाए? एक्सपोर्ट्स की बुरी सूरत हाल है, नेगेटिव्स में जारी हैं एक्सपोर्ट्स। ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्कुल आपके ड्रेन आउट हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस बात पे खुश है, इस बात पे शादियाने बजा रही है कि जी हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर गए, हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, हमने डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को बचा लिया है। IMF दूसरी तरफ बावजूद इसके कि वो जानता है कि पाकिस्तान को इस वक्त लोन पैकेज की इंतहाई अशद ज़रूरत है, लेकिन IMF इज़ कंटिन्यूसली टाइटनिंग द नूज़ अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वजह क्या है इसकी? और अभी जबकि बजट आने वाला है तो एक्सपेक्टेशंस क्या ली जा सकती हैं? क्या IMF का डिक्टेटेड बजट पाकिस्तान में बेहतरी ला सकेगा, पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की जानिब गामजन कर सकेगा? एंड व्हाट नेक्स्ट? क्या अभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी नहीं है कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो फोर्सी की जा सके? और इलेक्शन का भी साल है, अगले चंद महीनों में इलेक्शंस मुतवक्के हैं, जनरल इलेक्शंस। तो सूरत हाल किस तरफ जाएगी? एक्सपेक्ट क्या किया जा सकता है? इस वक्त पाकिस्तानी बहुत परेशान है। महंगाई में थोड़ी सी कमी तो हुई है, घी की कीमत में, चीनी की कीमत में, दालों की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में, लेकिन जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है इस वक्त मईशत का, गवर्नेंस का, वो कोई इतना फ्रूटफुल नहीं है, इतना प्रॉमिसिंग नहीं है। सो इस मामले पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। आइंदा का मुआशी मंजरनामा क्या है? पीडीएम की हुकूमत कहाँ पर बेहतरी ला सकती है? और इलेक्शंस अगर हो जाते हैं तो उसके बाद नई आने वाली हुकूमत का, जिसकी भी हुकूमत हो, उसका विजन, उसका प्लान क्या होना चाहिए? IMF के साथ किस तरह उसको मज़ीद डील करना चाहिए? सो ये वो इश्यूज़ हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और इन इंतहाई कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हमने आज अपने एक्सपर्ट पैनल को दावत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं तमाम इकोनॉमिस्ट, मुल्क के इंतहाई शाइनिंग ब्राइट इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी बड़ी गहरी नज़र है मुल्क के मौशी हालात पे। आबिद सुलहरी साहब मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर मुआशियात हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम शहजाद साहब जाने पहचाने मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर मुआशियात हैं। और फ़ारूक सलीम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर मुआशियात हैं, वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म के साथ भी काम कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आबिद सुलहरी साहब आपकी तरफ आऊँगी। क्विक क्वेश्चन, टू द पॉइंट क्वेश्चन। IMF के साथ जो प्लान हमारा ताख़ीर का शिकार हो रहा है, वजह क्या है इसकी? पाकिस्तान को ये प्लान मिल सकता है? कब तक मिल सकता है? प्रॉब्लम क्या है? सॉल्यूशन क्या है? देखिए, ये जो मौजूदा प्लान है ये तो इस वक्त इनकन्क्लूसिव नज़र आ रहा है। 30 जून तक 10वां 11वां रिव्यू कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसकी वजह जो ताख़ीर की हुई वो मुल्क में अदम इस्तेहकाम था, सियासी अदम इस्तेहकाम, अदारों की आपस की लड़ाइयाँ, जिसकी वजह से कि दोस्त ममालिक जो थे वो वेट एंड सी मोड में रहे पिछले 7-8 महीने से। चाइना, सऊदी अरब, UAE से हमें रोल ओवर लेना थे और वो इस वेट एंड सी मोड में थे कि पता चले कि सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है। ज़ाहिर है अगर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को oblige करना है तो वो उस हुकूमत को करेंगे जिसको उनको अंदाज़ा हो कि अगले 2-3 साल उनके साथ मामला चलेंगे। और ये चूँकि क्लियर नहीं हो रहा था, लिहाजा वहाँ पे ताख़ीर हुई। अब
IMF के बगैर ये बजट तो पेश किया जा सकता है जो कि एक प्री इलेक्शन बजट होगा, लेकिन IMF के बगैर इस साल के एंड तक आप गुजारा नहीं कर सकते, चूँकि अगले माली साल में जो 24-25 अरब डॉलर की फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए वो IMF के लेटर ऑफ कंफर्ट के बगैर नहीं मिलेगी। इस IMF के लेटर के ना मिलने की वजह से जिनेवा प्लेजेस जो थी 10 बिलियन डॉलर की, उनमें से भी अभी मुश्किल से 1 बिलियन डॉलर से कम पाकिस्तान को मिला है। ठीक। इसी की वजह से वर्ल्ड बैंक और ADB के और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के जो है लोन्स वो भी रुके पड़े हैं। तो IMF के पास तो जाना है, वो मौजूदा हुकूमत जाए, वो अगली हुकूमत जाए, वो टेक्नोक्रेट्स जाए, लेकिन 30 जून तक IMF के बगैर गुजारा हो सकता है अगर हुकूमत एक इलेक्शन बजट पेश करना चाह रही है। ठीक है, खुर्रम शहजाद साहब, आपकी नज़र में IMF के प्लान में रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स किस वजह से आ रही हैं और क्या मिल सकता है बजट के साथ, बजट से पहले, बजट के बाद? जी देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपका ये जो प्रोग्राम चल रहा है IMF का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको आपको या तो कंप्लीट करना है और जून से पहले, जो कि ऑफ कोर्स मुमकिन नजर नहीं आ रहा, या फिर आपको थोड़ी सी एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी 2-3 महीने की, जो आपने पहले भी ली थी सितंबर के महीने में लास्ट ईयर, और उस वक्त प्रोग्राम कंप्लीट होता था, लेकिन ऑफ कोर्स इसी गवर्नमेंट ने जो है वो एक्सटेंशन ली जून तक की। तो ये प्रोग्राम अगर, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रोग्राम अगर हम कंप्लीट नहीं करते तो नेक्स्ट प्रोग्राम पे हम जंप करने के लिए जाते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोग्राम होगा, क्योंकि कंडीशंस तो वही होंगी बल्कि ज्यादा बढ़ जाएंगी कि जी आपने पिछला प्रोग्राम पूरा नहीं किया, पिछली कंडीशंस कुछ रह गई थी वो पूरी नहीं की और अब नए प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हैं। बेहतर ये होगा कि आप जो है इस प्रोग्राम को 2-3 महीने एक्सटेंड करवाएं और फिर 3 रिव्यूज जो है उनको पूरा करें, और जो कंडीशंस बाकी हैं जिसमें 2-3 चीजें, एक वो कहते हैं कि जी आप अपनी ट्रेड को जो है खोलें, जो कि मेरे ख्याल में ठीक बात है, ऑल्दो हमारे पास उतने डॉलर्स नहीं हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो बेसिक इकोनॉमिक फोर्सेस होती हैं मार्केट की, वो डिमांड सप्लाई के थ्रू जो है आपकी रुपी की वैल्यू को जो है ना वो मार्केट पे लेकर आए। मिसाल के तौर पे आज अगर इंपोर्ट्स थोड़ी और खुल जाती हैं, नॉर्मलाइज हो जाती हैं, तो तभी आपकी रुपी की सही वैल्यू पता चलेगी और उसके थ्रू आपकी इंपोर्ट्स कंटेन होंगी। जब रुपया महंगा सस्ता होगा तो इंपोर्ट्स जो है वो महंगी हो जाएंगी, जब महंगी होंगी तो नेचुरली जो डेफिसिट्स आपके होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो फर्क है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद जो एडजस्ट होना शुरू होगा। 2018 में भी ये हुआ, 2000 आप देखिए जब कोविड आया था उस वक्त भी ये हुआ। तो ये एक है कि नेचुरल फोर्सेस पे आप जाएं मार्केट में, जो कि ऑफ कोर्स हमारे यहाँ बहुत टफ जॉब है। दूसरी बात ये है कि आप अगर IMF प्रोग्राम में जो जा रहे हैं दोबारा से, तो वो कहते हैं कि आपका गैप अभी 2-2.5 अरब डॉलर का आपको चाहिए, क्योंकि आपको जून तक कुछ कर्जों की अदायगियां भी करनी है। तो वो आप 2 चीजें पूरी करें, इस प्रोग्राम को पूरा करें, मेरे ख्याल में तो बेहतर होगा, रादर देन ये कि आप जंप कर जाएं अगले प्रोग्राम पे और ज्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट कंडीशंस को ट्रैक करें। हाँ, बट दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन ना, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, दिस इज द बिगेस्ट इफ, कि क्या पाकिस्तान पूरा कर सकता है इस प्लान को? जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखें ये पूरा कर सकते हैं हम, हमें थोड़ी सी टाइम और चाहिए और थोड़ी सी प्रायोरिटीज अपनी सीधी करनी है। अगर हम पॉलिटिकली जो है चीजों को हैंडल करेंगे, आप देखें ऑयल प्राइसेस को कम किया गया है और जो है रुपी को थोड़ा सा जो है वो इस वक्त हैंडल किया गया है। इसको आप मार्केट फोर्सेस के थ्रू करें ज्यादातर, ताकि देखें एक ऑप्टिक्स भी कोई चीज होती है कि IMF को ये लगेगा कि देखें आप मार्केट के थ्रू सही चीजें कर रहे हैं। तीसरी बात मैं ये कहूंगा गरीदा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब को डायरेक्टली सामने नहीं आना चाहिए इस तरह से कि जी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इंटरवीन किया डॉलर की प्राइस के लिए, उनका काम नहीं है, ये स्टेट बैंक का काम है। ये IMF को आपने साइन करके दिया हुआ है कि स्टेट बैंक ऑटोनोमस है, स्टेट बैंक ये काम करेगा, महंगाई को स्टेट बैंक रोकेगा या कम करेगा, ये सारा उनको काम करने दे। एटलीस्ट ऑप्टिक्स पैसे क्रिएट करें ताकि IMF के साथ थोड़ा स्मार्ट चलें, वो भी थोड़ा जो है वो उस पे आए, ट्रैक पे आए। सब कुछ हो सकता है, थोड़ा सा हमें स्मार्ट तरीके से चलने की जरूरत है। ठीक है, फरूख सलीम साहब, आप किस तरह देखते हैं IMF के प्लान को? क्या गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है IMF का प्लान लेने में? व्हाट नेक्स्ट? ये गरीदा बड़ा क्लियर है कि PDM की हुकूमत के सियासी मुफाद में नहीं है IMF का प्रोग्राम, इसलिए ये प्रोग्राम पूरा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम को तो हुकूमत खैरबाद कह चुकी है। उनकी सोच ये है कि बिटवीन नाउ एंड एंड जून, जो ये महीने की आखिर तारीख आएगी, लगभग 3.7 अरब डॉलर की अदायगियाँ हैं और हुकूमत ये सोच रही है कि उसमें से 1-2 रोल ओवर हो जाएंगे। 4 बिलियन डॉलर जो है वो खजाने में पड़ा है। फिर बजट जो है वो ऐसा बजट देना चाह रहे हैं जो इलेक्शन बजट हो, जो सियासी बजट हो। अगर IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो फिर IMF चाहेगी कि एक माशी बजट सामने आए। तो क्लियरली आई एम एब्सोल्युटली क्लियर इन माय माइंड कि क्योंकि
हुकूमत के सियासी मुफाद में नहीं है, इसलिए हम IMF के प्रोग्राम में नहीं जा रहे। माशी नुकसान इसका होगा। हम देख रहे हैं कि हमारी हुकूमतें, चाहे वो PTI की थी या जब फिर PDM की आई, वो माशी फैसले करते हैं सियासी बुनियाद के ऊपर, और फिर उसके नतीजा जो है वो 24 करोड़ पाकिस्तानियों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पाकिस्तान का बड़ा नुकसान होता है। मैं समझ रहा हूँ कि अभी जो पेट्रोल की कीमत कम की गई, आप देखिए कि इंडिया में पेट्रोल हमारे से महंगा है, बांग्लादेश में पेट्रोल हमारे से महंगा है। अगर हम पेट्रोल या डीजल की कीमत कम करते हैं तो उसका मतलब ये है कि उसकी खपत जो है, उसकी कंजम्पशन जो है वो पाकिस्तान में बढ़ जाएगी, और सारा का सारा इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स चाहिए, डॉलर्स हमारे पास है नहीं। तो सियासी फैसला जरूर है, लोगों को खुश करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये माशी तौर पे मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर तो खुद भी कह चुके हैं ना, गवर्नमेंट खुद भी कह चुकी है कि हम IMF के साथ एक नया प्लान, उसमें हम जाएंगे। तो वो प्लान कितना फिजिबल होगा पाकिस्तान के लिए, कब तक मिल सकेगा? बिकॉज ये वाला प्लान लेने के लिए, जिस तरह से आबिद सुरैली साहब ने भी कहा कि 7-8 महीनों से पाकिस्तान जो है वो अपनी नाक से लकीरें काट रहा है। सो मच सो के प्राइम मिनिस्टर भी ये कह चुके हैं कि IMF ने हमें नाक से लकीरें कटवा दी हैं, बाकी कुछ रह नहीं गया और मजीद इसमें करने के लिए। सो अब जो नया प्लान है, कब तक एक्सपेक्टेशन हो सकती है फरूख सलीम साहब कि वो पाकिस्तान को कम से कम मिल सकता है? एंड वुड दैट बी अ टर्निंग पॉइंट इकोनॉमी वाइज? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्रोग्राम चल रहा है ये 2019 में इसके ऊपर सिग्नेचर किए गए थे, जो वादे किए गए थे वो 2019 में थे। ये 9th रिव्यू इस वक्त हम उसमें गुजर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि IMF ने कोई भी नई शराइत रखी है। शराइत सारी पुरानी है, लेकिन हमारी हुकूमतें जो हैं वो दोबारा से जो माशी फैसले कर रही हैं वो सियासी बुनियाद पे हैं, और वो जो हम वादे कर चुके हैं IMF के साथ उसकी वायलेशंस में ये काम हो रहा है। अच्छा, अब अगला माली साल जो है वो बड़ा मुश्किल माली साल है। उसमें जो हम कहते हैं ग्रोस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी कि जो हमें अदायगियों के लिए जो हमें टोटल पैसे चाहिए होंगे डॉलर्स की मद में, वो लगभग 41.8 अरब डॉलर है। ठीक। मेरे ज़हन में कोई मुतबादिल नहीं है IMF का। IMF के पास हमें जाना पड़ेगा और IMF के पास से हमें दरखास्त करनी होगी कि जो पैकेज इस वक्त हमें दिया गया था 2019 में, उससे भी बहुत बड़ा पैकेज चाहिए होगा। तो शराइत तो दोबारा से आएंगी, ज्यादा सख्त आएंगी। पैकेज हमें पहले से भी ज्यादा बड़ा चाहिए होगा। अब हुकूमत की क्या सोच है, वो जो नया प्रोग्राम आएगा उसको लीड कौन करेगा? क्या वो इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान आएगा, क्या वो नई इलेक्शंस के बाद आएगा? अगर आएगा तो उसको कौन सी हुकूमत लीड करेगी, और फिर उसकी शराइत किस तरह पूरी की जाएंगी? तो मामलात मैं समझ रहा हूँ कि डिफिकल्ट टाइम इज अहेड ऑफ अस, नॉट बिहाइंड अस। जो मुश्किल वक्त है वो भी आना है, वो हमारे माजी में नहीं है, मुस्तकबिल में। ठीक है आबिद सुरैली साहब, इसी पॉइंट पे आपका भी आपका ओपिनियन, आपका एनालिसिस मुझे चाहिए कि गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हम एक नए प्लान में जाएंगे IMF के। सो वो प्लान पाकिस्तान को कब तक मिल सकता है, और क्या उस प्लान के मिलने के बाद हम एक तवक्को कर सकते हैं कि एक इंस्टेंट टर्न अराउंड, एक इंस्टेंट टर्नओवर हो जाएगा और पाकिस्तान में मईशत का पहिया आपके सामने है, जिस तरह से इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, कारखाने बंद पड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट निल हो चुकी हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो रहे हैं। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो IMF का नया प्लान है वो कब तक मिल जाएगा पाकिस्तान को? देखिए, ये मौजूदा असेंबलीज की मुद्दत में तो हुकूमत के बिल्कुल ये उसमें हक में नहीं कि वो नया प्लान जो है वो नेगोशिएट कर रही हो, क्योंकि IMF का जो तरीकाकार है, जितनी शराइत हम पूरी नहीं कर सके वो सब प्रायर कंडीशन बन जाएंगी। जब तक वो शराइत पूरी नहीं होंगी तब तक IMF का नया प्रोग्राम नहीं मिलेगा। अब अगर तो हम बजट जो है वो IMF के साथ कंसल्टेशन में नहीं बना रहे, जो कि इस वक्त इशारे मिल रहे हैं कि नहीं बन रहा होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत को इन्हीं अपनी असेंबली की मुद्दत के दौरान ही 12 अगस्त से पहले एक मिनी बजट लेके आना होगा अगला प्रोग्राम लेने के लिए। उस मिनी बजट में वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अनडू करना पड़ेंगी जो कि एक पॉपुलर बजट में पेश की जा रही होंगी। तो ये लॉजिकली ये जो IMF के साथ नेगोशिएशन है, ये या तो अगले केयर टेकर सेटअप वो इसको कर रहा होगा और नई हुकूमत आने के बाद उसको साइन करेगी, या फिर नई हुकूमत जो है वो एक बड़ा सख्त किस्म का प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट करने जा रही होगी नेगोशिएट करके। जाहिर है कि हमेशा की तरह जो भी हुकूमत होगी वो पिछड़ों पे गलतियां डाल के कि उनकी वजह से पहले ये सारी शराइत जो है टफ हो गई, और क्लीन स्लेट लेके वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। अब देखना ये होगा कि ये कितनी जल्दी होता है, क्योंकि इसमें जितनी ताख़ीर होती जाएगी भले हम
वो फॉर्मल टर्म्स में डिफ़ॉल्ट ना करें, लेकिन हमारा रुपया जो है वो डेप्रिशिएट होता चला जाएगा, क्योंकि आपके पास फॉरेन करेंसी इनफ्लोज नहीं आ रहे। अगर वो नहीं आ रहे और हम अपने एक्सपेंडिचर भी कंट्रोल नहीं कर रहे, तो फिर यही होगा कि डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम होगी और रुपया जो है वो बेवकत होकर रह जाएगा, जितनी इसमें ताख़ीर होती चली जाएगी। खुर्रम साहब, आप इसहाक डार साहब की बतौर फाइनेंस मिनिस्टर अब तक की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, खासतौर पे आईएमएफ का प्लान लेने के हवाले से? आपको लगता है कि वो कामयाब रहे हैं? उनकी अप्रोच एक सटल अप्रोच, उनकी एक मीडियोकर अप्रोच ये मुनासिब रही है, या आप समझते हैं कि वो ही हैज़ बिकम अ फेलियर देयर? फ्रैंकली स्पीकिंग आपको तो मार्क नहीं रही है। उसकी वजह यह है कि जैसे मेरे दोनों कोलीग्स ने बिल्कुल सही कहा कि जो पॉलिटिकल एंगल है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है, ज़्यादा दिन प्योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अगर देखा जाए। और क्योंकि ऐसे पॉइंट पे गवर्नमेंट ली गई जहाँ पे ये बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था कि इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही थी, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रही थी, और यहाँ पे भी जो है सब्सिडीज को रिवर्स नहीं किया गया। जो पिछली गवर्नमेंट ने जाते हुए सब्सिडीज दे दी, वो एक बहुत बड़ा क्रिटिकल डिसीजन था, बहुत डिजास्टर डिसीजन था। मैं ये कहूँगा कि जाते हुए जब एक वॉर शुरू हो चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में और ऑयल प्राइसेस अपने पीक की तरफ जा रही हैं, उस वक्त आप सब्सिडी दे दें या सब्सिडी या फिर प्राइसेस ना बढ़ाएं, रोक के चलते आईएमएफ को डीरेल कर दिया। फिर इस गवर्नमेंट ने आने के बाद बहुत डिलेड डिसीजन किए। फिर आईएमएफ को सितंबर तक खत्म कर देना चाहिए था प्रोग्राम को, नया प्रोग्राम वहां से लेते, उस वक्त हालात बहुत बेहतर थे, वो भी नहीं किया गया। तो थोड़ा थॉट टू प्रोसेस नहीं हुआ। मैं सिर्फ इसहाक डार साहब को नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा पूरा जो इस गवर्नमेंट की मशीनरी है वो उस तरह से कॉम्पिटेंट डिसीजन नहीं ले सके। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? जैसे मेरे कलीग ने कहा साहब ने कि जो पेट्रोल प्राइसेस है ना, वो बड़ी क्रिटिकल है। आईएमएफ का सबसे बड़ा मूड पॉइंट ये कि आप सब्सिडी ना दें। आप मेरे पैसा, आप मुझसे पैसा लेते हैं और आप सब्सिडाइज कर देते हैं। आप उसको सही जगह लगाएं ताकि आप टैक्स इकट्ठे करें सही जगह से, अपनी सब्सिडीज को कम करें। और ये पता है आपको, सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है हमारा, 1/3 इंपोर्ट के अंदर 1/3 हिस्सा सिर्फ एनर्जी का जो इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ हम पेट्रोल प्राइसेस नीचे करते रहेंगे तो हमारी वो एनर्जी बिल ही कम नहीं होगा। दूसरी सब आप कहते हैं मेरे पास इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है, इंपोर्ट्स जबरदस्ती रोक के रखेंगे, फिर करेंसी जबरदस्ती रोक के रखेंगे। इन सब का प्रॉब्लम ये होगा कि आने वाले महीनों में बहुत तेजी से ये चीजें खराब होंगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप डिस्टॉर्शन को सही करें। आज भी खुर्रम शहजाद साहब, जो आज भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी की गई है, किस तरह देखते हैं आप इसको? इज दैट एन इलेक्शन मूव, इज दैट अ प्री बजट मूव, या ये आईएमएफ को मजीद उनको मजीद कंसर्न कर सकता है? ये तीनों पॉइंट्स आपके सही हैं। नंबर 1 पॉलिटिकल मूव, सेकेंडली आईएमएफ को फ्रस्ट्रेट कर सकता है मजीद, क्योंकि देखें आप अगर आईएमएफ के साथ चल रहे हैं, एक नेगोशिएशन अब 2-3 महीने हो चुके हैं और आप जो है ऑयल पैसे नीचे आ रही हैं, तो आप उसको एटलीस्ट कुछ अरसे के लिए रोक के रखें ताकि आपको ये नहीं पता कि ऑयल प्राइसेस दोबारा ऊपर चली जाएंगी। थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि करेंसी आपकी जो है वो डिवैल्यू हो गई है, उसका इम्पैक्ट आप किल हो गया। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल मूव ज्यादा है। इसको अगर आप होल्ड करके रखें तो इंपोर्ट बिल भी आपका कम होगा और आपकी कंजम्पशन कम होगी, तो आपको फायदा होगा अगले 3-4 महीने। राइट, ठीक। इन्हीं मजीद पॉइंटर्स पे, इन्हीं इकोनॉमिक पॉइंटर्स पे फरूख सलीम साहब और आबिद सुलैरी साहब से कुछ मजीद डिस्कशन भी करेंगे और कुछ मजीद भी सवालात होंगे। विल आस्क देम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फरूख सलीम साहब, आप किस तरह देखते हैं जो पेट्रोलियम कीमतों में कमी की गई है, घी की कीमतों में कमी हो रही है, चीनी, दालें, दीगर कमोडिटी प्राइसेस में जो है एक साइजेबल अमाउंट जो है वो रिडक्शन देखने में आ रही है। डू यू सी दिस एज अ पॉजिटिव चेंज, या इसका कोई नेगेटिव रिपरकशन हो सकता है विज़ आईएमएफ का प्लान? जी, आज जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो अपने रादोशुमार रिलीज किए हैं, उसके हवाले से तो पाकिस्तान की 76 साला माशी तारीख की जो महंगाई है वो बुलंद तरीन शरह पे पहुंच गई। देखिए, 3 बड़े इशारे हैं इस वक्त की मईशत के जो बिल्कुल उठ के सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि डीजल की जो कंजम्पशन है वो तकरीबन 50% गिरी है, जो पिछले महीने की हमें फिगर सामने आई। उसका मतलब ये है कि जो कमर्शियल ट्रैफिक है, चाहे वो कराची पोर्ट से लाहौर, फैसलाबाद अब कंट्री की तरफ आ रही है, उसमें बहुत कमी वाक़या हुई है, या फिर जो फार्म टू सिटी ट्रैफिक है वो उसमें बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हुई है। जिसका मतलब ये है कि जो मईशत का पहिया है उसकी रफ्तार बहुत रुक गई है। तीसरी चीज़ ये सामने आई थी कि बिजली की जो कंजम्पशन है, बिजली की जो प्रोडक्शन है वो 23% कम हुई। तो ये सारे इशारे जो हैं ये तो एक सिमत में मईशत की सिमत बता रहे हैं जो कि
मैं समझता हूँ कि ज़्यादा देर तक सस्टेनेबल नहीं है। अगले 3 से 6 महीने के अंदर मईशत की सिमत जो है उसको बदलने की ज़रूरत है, वरना आप समझिए कि कोई बहुत बड़ा जो है वो धमाका हो सकता है। एक ग्लिमर ऑफ होप जिसको कहते हैं, उम्मीद की किरण। हम्म। देखिए, मईशत और सियासत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। आपने भी अपने इब्तिदाई में उसका जिक्र किया। अगर इंतशार रहता है, अगर सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है, तो मईशत जो है वो सीधी सिमत में नहीं जा सकती। ठीक। पिछले हफ्ते की जो कार्रवाई हमने देखी है, साल भर तो हम ये देख रहे थे कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है, उन्होंने ये सोच लिया था कि सियासी इंतशार जो है वो पीटीआई के सियासी मुफाद में है, तो वो इंतशार फैला रहे थे, एनआरकी फैला रहे थे। लेकिन पिछले हफ्ते से जो इकदाम उठाए गए हैं, उससे मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो सियासी इंतशार है या उसका जो दर्जा हरारत है, उसमें कमी वाक़या होगी। तो सियासी इस्तेहकाम जो है वो पहले के मुकाबले में कुछ बेहतर हो जाएगा। और लेकिन वो मुझे लेकिन IMF डज नॉट सी दिस एज इट इज। IMF ने तो अभी भी कहा कि आपके जो अपने सियासी तनाज़ात हैं आप उनको आइन के दायरे में रह के करें। तो हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट बाय IMF? इज दिस जस्टिफाइबल? देखिए, आईएमएफ का मैंडेट नहीं बनता कि वो किसी मुल्क के सियासत के ऊपर इस तरह स्टेटमेंट दे, लेकिन जो हाँ, कुछ लेकिन उसने IMF कहा ने है, पैसे वापस लेने हैं ना, पैसे वापस तभी मिलेंगे ना जब सियासी इस्तेहकाम होगा। जी गरीदा, मैं यही कह रहा हूँ कि जो कुछ उसने कहा है वो गलत नहीं कहा। ठीक। एक उधार देने वाला इदारा है, एक उधार देने वाला इदारा एक उधार लेने वाले को ये कह रहा है कि भाई आप अपने घर को सफा करें, आप राइट। अपने अंदर कोई सियासी इस्तेहकाम पैदा करें। राइट। तो जो आईएमएफ ने कहा है वो गलत नहीं कहा, वो पाकिस्तान के अपने मुफाद में। ठीक। लेकिन आप समझते हैं कि IMF का मैंडेट नहीं था ये स्टेटमेंट देने का, राइट? तो व्हाट कुड हैव बीन द पर्पस बिहाइंड इट? देखिए, मैंने जैसे कहा कि पिछले हफ्ते भर की जो कार्रवाई सामने आई है, उसके नतीजे में एक रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण सामने आ रही है ठीक। कि जो एक एलिमेंट है जो हमारी मईशत को तबाह कर रहा था या उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा था, वो सियासी अदम इस्तेहकाम था। उस अदम इस्तेहकाम में मुझे कमी नजर आ रही है। ठीक। वो इतना इंतशार जो फैलाया जा रहा था पिछले साल भर से, मेरा ख्याल ये है कि वो अगले चंद महीनों में इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं मिलेगी उस पार्टी को जो कि इंतशार फैला रही। ठीक। तो इसको हम वो कहते हैं नेसेसरी कंडीशन, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन ये होगी कि जब तक माशी इस्लाहात सामने नहीं आए ठीक। तो मुल्क की माशी सिमत तब्दील नहीं हो सकेगी। थैंक यू। So there is a glimmer of hope in what has happened over Right. the past week. थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग अप दिस टॉपिक ऑफ मुआशी इस्लाहात, क्योंकि यहीं से हमने डिबेट को आगे लेकर बढ़ना था। लेकिन आबिद सुहैरी साहब, आपका एक क्विक कमेंट मैं जरूर लेना चाहूंगी और उसके बाद खुर्रम शहजाद साहब का भी। लेकिन आबिद साहब, फर्स्ट यू कि जो IMF का ये स्टेटमेंट आया पाकिस्तान के सियासी तनाज़ात के बारे में, पाकिस्तान की इन हाउस पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, हाउ डू यू सी दिस? देखिए गरीदा, इसको तो IMF के तर्जुमान ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इसके गर्ज़ो वायद क्या थी। लेकिन थोड़ा सा ज़रा पीछे जाइए चंद हफ्ते, तो तकरीबन इसी से मिलता जुलता स्टेटमेंट जो है वो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो है, जब वो इस्लामाबाद आए SCO के बाद, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि आपके यहाँ जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और इसको इस तनाज़ुर में देखने की ज़रूरत है कि आप फॉरेन इन्वेस्टर हैं, आप लैंडर हैं, आप दोस्त मुल्क हैं, और जहाँ पे देख रहे हैं कि दो आईनी अदारों का एक मुसलसल तसादुम चल रहा है। लग ये रहा है कि आला अदलिया और मुकन्नना जो है वो आपस में एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं, और आला अदलिया के अपने अंदर भी आपको बड़ा फिशर जो है वो नजर आ रहा है। तो ऐसे में कोई भी जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होगा वो जाहिर है कि इस तशवीश का इजहार करेगा कि आईनी अदारे जो है उनको अपनी अपने मैंडेट के मुताबिक रह के इसको आगे चलाना है, और उसी से आपकी सियासी इस्तेहकाम जो है वो जुड़ा हुआ है। एक और जो क्विक कमेंट में जब पेट्रोलियम के मसनूआत की कीमतों में कमी पे करना चाह रहा था, वो ये है कि गो के हमें इस वक्त रुपयों में ये कीमतें सस्ती लग रही हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि पिछले एक साल में हमारी परचेजिंग पावर जो है डेप्रिसिएशन की वजह से कितनी कम हो गई। आज इस वक्त भी बांग्लादेश का जो टका है वो 102 टके का डॉलर है, इंडिया में 82 इंडियन रुपए का एक डॉलर है। यानी हमारी कुव्वत खरीद जो है इस वक्त एक बांग्लादेश के शहरी से 3 गुना कम है और एक इंडिया के शहरी से 4 गुना कम है। तो एक तरफ आप उसको कीमतों को कम करेंगे, दूसरी तरफ रुपया डेप्रिशिएट होता जाएगा इन इकदाम की वजह से। तो ये सार्फिन पे कोई फेवर नहीं की जा रही, बल्कि सार्फिन को इसका उल्टा नुकसान होगा
इन्फ्लेशन बढ़ने से और इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने से। एग्जैक्टली यही पॉइंट खुर्रम शहजाद साहब भी टेकअप कर रहे थे, बट खुर्रम साहब आईएमएफ के स्टेटमेंट पे व्हाट्स योर टेक? देखिए बिल्कुल ये अलग बात है कि उनका मैंडेट बनता है या नहीं बनता, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त डेस्परेट सिचुएशन है पूरी दुनिया में। आप ये देखें कि तकरीबन रिसेंट टाइम में तकरीबन 21 ममालिक हैं या तो डिफॉल्ट हो रहे हैं, उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं या हो चुके हैं। तो इतनी बड़ी जो है चंक है दुनिया में कंट्रीज का, और वो डिफॉल्ट होने जा रहा है, और आपके पास बहुत बड़ा जो है वो कर्जों का एक बोझ है जो आपको रीपे करना है। और आईएमएफ का चौथा बड़ा जो है बोरोवर है हम इस वक्त पाकिस्तान का, अर्जेंटीना, श्रीलंका और इजिप्ट के बाद। तो डेफिनेटली उसको ये कंसर्न होगा कि आप इंटरनल अपना घर ठीक करें ताकि हमारे पैसे भी दे सकें और आगे आपको और भी प्रोग्राम्स मिल सके, और हम मेंबर भी आईएमएफ के। मेरे ख्याल में ये कंसर्न बिल्कुल ठीक है, और हमें ये देखना चाहिए कि हमें घर को कैसे बेहतर करना है मिलके, रादर देन ये कि बाहर से हमें कोई बताए फिर हम जाके जागें और हम कहें कि जी हाँ प्रॉब्लम है घर पे। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो मुआशी इस्लाहात की बात फरूख सलीम साहब ने की है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बड़ी एक फ्लावरी टर्म है, बड़ी कानों को भली लगती है, लेकिन हुकूमत के कानों को भली क्यों नहीं लगती? हुकूमत के जहन में ये टर्म क्यों नहीं बैठती? हुकूमत भी इस बड़ी बड़ी सकील इस मोटी मोटी टर्म्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन क्या वजह है कि इन प्रैक्टिकलिटी ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हमें सामने नजर आती? इस पे ज़रा डिबेट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फरूख सलीम साहब, क्योंकि आपने ये किस्सा छेड़ा है तो आप ही इसके बारे में बता दीजिए, किस किस्म के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, किस किस्म के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? इकोनॉमिक इस्लाहात के पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा इशू है। स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, लगभग 2000 अरब का नुकसान करती हैं। बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जा कोई 2500 अरब पे पहुंच गया है। सालाना कोई 400-500 अरब रुपए की बिजली जो है वो चोरी हो जाती है। गैस में भी एक नया गर्दिशी कर्जा खड़ा हो गया है जो 1500 अरब पे चला गया है। और चौथा एलिमेंट आप ले लें जिसको हम कहते हैं कमोडिटी ऑपरेशंस, जिसमें पास्को वाले जो है, हुकूमत जो है वो गंदम खरीदती है, और फिर जब गंदम उनके गोडाउन से ढूंढने जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि वो गंदम तो चूहे खा गए। लगभग 1000 अरब का नुकसान वहां पे है। ये 3 या 4 बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, इनके ऊपर इस्लाहात ले आए, अरबों रुपए हुकूमत नुकसान करती है। हुकूमत का इशू असल में ये नहीं है कि टैक्स बढ़ाना चाहिए, जिसका फोकस हमेशा यही रहता है हुकूमत का कि हमने टैक्स बढ़ाना है। फोकस होना चाहिए कि अपने अखराजात और अपने नुकसानात जो हैं वो कम कैसे करने। हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है, उनका काम गन्ने की कीमत फिक्स करना नहीं है, उनका काम गंदम की कीमत फिक्स करना नहीं है, उनका काम बिजली पैदा करना नहीं है, उनका काम गैस पैदा करना नहीं है। तो हुकूमत को बिजनेसेस से निकलना है, उनको हुक्मरानी करना है, गवर्नेंस करना है, और ये 4 बड़ी चीजें जो मैंने आपको कहा है जहाँ पे हजारों अरब रुपए का हुकूमत नुकसान करती है, वो नुकसान दूर करने। तो इस नो रॉकेट साइंस, कई सालों से हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के पास या तो काबिलियत नहीं है और या फिर नीयत नहीं। ठीक है, आबिद सुलानी साहब, क्योंकि आप इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे या पॉलिसी रिफॉर्म्स पे बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और बड़ा आप उस पर काम भी कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन भी, सो व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डू यू थिंक वी नीड? देखिए, मैं सिर्फ फरूख साहब की बात में हुकूमत की जगह हुकूमतों का इजाफा कर दूंगा। ये तमाम मसाइल जो है ये पिछले 20-25 साल से हम भुगत रहे हैं, और इन तमाम का हल जो है ये भी 20-25 साल से तमाम हुकूमतों को बताया जाता है। फरूख साहब भी बारहा बता चुके हैं, मैं भी बता चुका हूँ, खुर्रम साहब और बाकी सब भी। इसमें जो 2-3 और सोल्यूशन ऑफर मैं कर सकता हूँ वो ये है कि एक और जो चैलेंज आ रहा है एनर्जी सर्कुलर डेट के अलावा, वो है पेंशन डेट का। पेंशन का बिल जो है ये तकरीबन अगले चंद सालों में हमारी तनख्वाहों के बिल से एक्सीड कर जाएगा, और इन पेंशन्स को कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं किया जाता, इसके लिए कोई फंड नहीं है। इस पे सोचना होगा कि कौन से मॉडल पे जाना है न्यू एंट्रेंट्स के लिए, उससे पहले कि ये एक ऐसा मिनेस बन जाए जिसको टैकल करना आसान ना रहे। लेकिन पेंशन्स तो पे करनी है ना हुकूमत ने, पेंशन्स तो पे करनी है, तो उससे क्या? पिछली तो करनी है, लेकिन जो अगली जमा हो रही है उनका भी तो कुछ करना होगा ना। पेंशन तो पिछले बजट में आप देखें 550 अरब रुपए की तनख्वाहें थी, 500 अरब रुपए की पेंशन थी, और ये तेजी से उन तनख्वाहों को अबूर करती जा रही है पेंशन जो है। तो इसका अब हमें कोई डिसीजन लेना होगा नए एंट्रेंट्स के लिए कि आप उसको कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन करते हैं या आप उसको किसी और शक्ल में लेके आते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उन पे कट डाउन लगाया जाए?
नहीं, ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन करे और उस पेंशन को किसी फंड में जमा करे अच्छा। और रिटायरमेंट पे एम्प्लॉय को उसके प्रॉफिट्स में तो उसको वापस मिले, ठीक। ताकि उसको डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी उससे भी बचत हो रही है और उसको एक पूरा प्रॉफिट मिल रहा हो। राइट। तो ये पूरी दुनिया में पेंशन फंड्स होते हैं और हमारे यहाँ भी इसी तरह से आपको करना पड़ेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें पहलू है वो डेट स्ट्रक्चरिंग या डेट रिफॉर्म जो है, रीशेड्यूलिंग, वो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं करना चाहते चूंकि डिफॉल्ट एक टैबू है, तो कम से कम जो हमारा डोमेस्टिक डेट है और एक बड़ा हिस्सा डोमेस्टिक डेट का है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक्स के साथ मिलकर निगोशिएट करना होगा इन लोकल डेट की मैच्योरिटी। अगर हम लोकल डेट की मैच्योरिटी आगे ले जाते हैं तो हमारा जो डेट सर्विसिंग है, जो हम कर्जे पे सूद दे रहे हैं, वो कम हो जाएगा, हुकूमत के पास कुशन बच जाएगा टारगेटेड सब्सिडीज के लिए। और अगेन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये डार साहब इन तमाम बैंक्स के ट्रेजरर्स को और प्रेसिडेंट्स को बिठा के ये 2 घंटे में रिजॉल्व कर सकते हैं ये वाला इशू जो है कि इसकी मैच्योरिटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट जो है, 18वीं तरमीम के बाद अगर आपने सूबों को खुद जो है वो दे दी डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी और उनको पैसे भी दे दिए अजाफी, तो फिर वफाक में पिछली हुकूमत में भी और मौजूदा हुकूमत में भी 100 से ज्यादा की जो काबीना है वो रखने का कोई जवाब नहीं बनता है। ये भले सिंबॉलिक हो, लेकिन ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमारा इससे जाता है जब हम डोनर्स के पास जाते हैं, लेंडर्स के पास जाते हैं, IMF के पास जाते हैं। वफाक को अपनी डोमेन जो है ये कर्टेल करना होगी ताकि एक्सपेंडिचर यहाँ से रिड्यूस हो सके। तो इट्स ऑल अबाउट रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर आप रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते तो ये 2-3 चीजें जो फर्क साहब ने कही, कुछ 2 इसमें मैंने ऐड की हैं, राइट। ये ऐड करके आप सिग्निफिकेंट अपना जो एक्सपेंस है उसको कम कर सकते हैं और वहां से कुशन आ सकता है अवाम की फलाह के लिए। राइट, वेरी वेल सेड। खुर्रम शहजाद साहब से आपका इनपुट, आपका टेक इस पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से। गवर्नमेंट के लिए इतना मुश्किल क्यों होता है IMF के प्लान से निकलना और मौशी इस्लाहात करके कम से कम एक पैरेलल जो आपका पाथ है इकोनॉमिक रिवाइवल का, उसको कम से कम अडॉप्ट करना? 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है गरीदा। एक है कमिटमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको चाहिए। फिर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग विल भी चाहिए करने के लिए। कमिटमेंट और विल ये 2 बड़ी चीजें हैं। फिर एम्पावरमेंट, जिनको आप लगाएं, कॉन्फिडेंस के साथ टीम को लगाएं। अगर ये 3 चीजें आपने सोची है ना, तो ये सब चीजें हो सकती है जो मेरे को। इन 3 के अलावा काम नहीं चल सकता खुर्रम शहजाद साहब? नहीं चल सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकता। यही 3 चीजें इंग्रेडिएंट्स हैं। क्योंकि 3 में बड़ा यही तीनों का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में सबसे बड़ा, हर सेक्टर में। जी जी। और आपको पता है ये किया जा सकता है। 1-2 चीजें हमने लिखी हुई हैं इस पे, और ये आपको जो आपके पड़ोसी कंट्रीज हैं इन्होंने भी जो है वो करके दिखाई है और आज कामयाब है। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, आज आपका जो फिस्कल डेफिसिट है ना, फिस्कल में प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। गवर्नमेंट फिस्कल को मैनेज करे। मैं आपको बताता हूँ कि नंबर्स क्या हैं बहुत जल्दी से। ये फिस्कल डेफिसिट जो आज आपका होने जा रहा है वो 5.5 ट्रिलियन के पास पहुंच, मतलब 5500 अरब रुपए का फिस्कल डेफिसिट। यानी कि ये फर्क है खर्चों का और आमदन का गवर्नमेंट के। ये कहाँ से पूरा होता है? ये सारा कर्जों से पूरा हो रहा है। और ये जैसे सलील साहब ने कहा कि कर्जों को हमने रीस्ट्रक्चर करना है, इसको आप कैसे कर सकते हैं? और ऑफ कोर्स ओवर पीरियड होगा। आज अगर आप शुरू करते हैं 1 साल 2 साल लगेंगे, जिसमें एक तरफ पेंशन हैं, एनर्जी का डेफिसिट है इतना बड़ा जो फारूक साहब ने बात की कि एनर्जी सर्कुलर डेट है 2 ट्रिलियन का, वो है। स्टेट और एंटिटीज आपका 1 खरब रुपया वो खा जाती हैं, तो 3 ट्रिलियन तो यही हो गए आपके। फिर आपका पेंशन का जो है इतना बड़ा बजट है 1.3 ट्रिलियन का, तो 3 से 4 ट्रिलियन आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं अगर आप इनके रिफॉर्म्स करें। ऑन दी अदर साइड टैक्सेस का कितना पोटेंशियल है आपको पता है? अगर सही जगह टैक्सेस लगे, 2 ट्रिलियन का टैक्स पोटेंशियल है एडिशनल, जिसमें आप अंडर ऐसे सेक्टर्स हैं जो अंडर टैक्सड हैं, या फिर ये कह लें कि उनके पास सही से उनसे टैक्स नहीं लेते आप, जिसमें 3 सेक्टर्स बहुत बड़े। रिटेल है जिसके अंदर पूरी इकोनॉमी में उसका हिस्सा 20% है और 1% कंट्रीब्यूशन है टैक्स के अंदर। फिर आपके पास जो है सबसे बड़ा दूसरा पोर्शन एग्रीकल्चर का है, 20% उसका पोर्शन है जीडीपी के अंदर। इकोनॉमी के अंदर 20% हिस्सा है और सिर्फ 1% जो है वो टैक्स में हिस्सा है। सारा का सारा बर्डन जो है मैन्युफैक्चरिंग पे, जो कि 56% टैक्स देता है और सिर्फ 20% उसका भी हिस्सा है। इसी तरह बैंक, इंश्योरेंस, इन सब पे बहुत हैवी टैक्सेस हैं। फिर आपने कंजम्पशन टैक्स बढ़ा दिया, सेल्स टैक्स, जो एक आम आदमी पे डायरेक्ट जो है वो इन्फ्लेशन का बायस बनता है। यहाँ पे टैक्सेस कम करें, जहाँ पे टैक्स जैसे रिटेल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर है और आपका प्रॉपर्टी और जो है ये वाले सेक्टर्स हैं, यहाँ आप टैक्स लगाएं। ये आपको यहाँ पे पता लगेगा कि पॉलिटिकली आप कितने स्ट्रांग हैं। यहाँ टैक्सेस लगाएं, यहाँ से 2 ट्रिलियन इकट्ठा करें, वहाँ से 3 ट्रिलियन बचाएं, ये 5 ट्रिलियन का डेफिसिट आपका कम हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। अगर विल हो स्ट्रांग, आपकी कमिटमेंट हो और कॉम्पिटेंट टीम हो, तो सब कुछ किया जा सकता है। So if this is as simple as it is,
तो फिर गवर्नमेंट्स के लिए मजबूरी क्या होती है, जस्ट द पॉलिटिकल मजबूरी? जी, मेरे ख्याल में तो यही है, क्योंकि पॉलिटिकल वोट बैंक खोना, और फिर देखिए एक और इशू बहुत बड़ा इंस्टेबिलिटी भी है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को ये नहीं पता होता कि वो कितना कंटिन्यू करेंगी। ये भी प्रॉब्लम है कि वो 5 साल से भी कम सोचती हैं और बहुत जल्दी वोट बैंक को इंप्रूव करने की कोशिश करती है। मेरे ख्याल में कंटिन्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में पॉलिटिकली, सिविलियन गवर्नमेंट्स की। वो कंटिन्यू रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है ठीक होती जाएंगी। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच खुर्रम शहजाद साहब, फारूक सलीम साहब एंड आबिद सुलहरी साहब। सच ए लर्न्ड इंटरेस्टिंग डिबेट। इकोनॉमी के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कोई इतने बड़े प्रॉब्लम्स नहीं हैं कि जिनका सॉल्यूशन ना हो सके। बहरहाल ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे एट 8 o'clock। अल्लाह हाफिज़।